सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल इजी कंसेप्ट क्लासेस पर। आप हमारे YouTube चैनल पर कॉमर्स विषय से संबंधित तथा एस्टेट, सीटेट, नेट इत्यादि से संबंधित वीडियो भी जो है वो देख पाते हैं। आज मैं चयन नामक विषय के ऊपर चर्चा करने वाला हूं, जो 12वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत दिया गया है। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको इससे पिछली वीडियो नियुक्तिकरण और भर्ती ये दोनों जरूर देख लेनी है, तभी आप इस टॉपिक को, जो चयन नामक टॉपिक है, इसको अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे। नियुक्तिकरण में हमने ये देखा था, ये सीखा था कि अपने व्यवसाय में हम कौन सी पोस्ट खाली है और कितने वर्कर की हमें आवश्यकता है, उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। भर्ती नामक जो टॉपिक हमने चर्चा की थी, इससे पिछला जो वीडियो था, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका, उसमें हमने देखा था कि हम भर्ती किस प्रकार से कर सकते हैं। 2 प्रकार से हमने देखा था, बाह्य स्रोतों के द्वारा और आंतरिक स्रोतों के द्वारा। डिटेल में आप इसकी वीडियो देख लीजिएगा। आज चयन नामक टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें हम जो भर्ती जब हमने निकाली थी, तो जितने आवेदन पत्र हमारे पास आए थे उनकी हम आज स्क्रूटनी करेंगे, यानी कि छटनी करेंगे हम, कि कौन सा योग्य कर्मचारी हमारे व्यवसाय के लिए जो है वो बढ़िया सुटेबल रहेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम चयन नामक टॉपिक के ऊपर अपनी ऑनलाइन क्लास। ध्यान से सुनिएगा। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भर्ती के बारे में पढ़ा और हमने ये देखा कि किस किस प्रकार से हम भर्ती कर सकते हैं। हमने 2 हिस्सों में जो है वो भर्ती को डिवाइड किया था पिछले चैप्टर में, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। तो उसी को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे चयन विषय के ऊपर। बड़ी अच्छी बात कही गई है चयन विषय के बारे में कि चयन किसी संस्था की जानबूझकर की जाने वाली क्रिया है। मतलब हमें इसके बारे में नॉलेज होती है और हम इसको कर रहे होते हैं। आकस्मिक रूप से ये जो है वो प्रकट नहीं होती, जिसके अंतर्गत आवेदकों की बड़ी संख्या में से निश्चित संख्या में कर्मचारियों का चयन कर लिया जाता है। हमने पिछले चैप्टर भर्ती में जो है वो आवेदन पत्र मंगवाए थे, कर्मचारियों को आकर्षित किया था, हमने ये जाना था कि किस किस प्रकार से भर्ती कर सकते हैं। इसी को ही आगे बढ़ाते हैं और चयन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। अब हमें क्या करना है, जितने आवेदन पत्र हमारे पास में आ गए हैं उसमें से हमें योग्य कर्मचारियों का चयन करना है हमने। तो आज हम क्या सीखेंगे, हम चयन का अर्थ और परिभाषा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरण हम सीखेंगे कि किस किस चरण में गुजरते हुए जो है वो चयन प्रक्रिया पूरी की जाती है। और रोजगार परीक्षाओं के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे कि किस किस प्रकार की परीक्षा लेकर जो है वो कर्मचारी का चयन हम कर सकते हैं। तो चलिए चयन का अर्थ समझ लेते हैं हम। सबसे पहले डेफिनेशन के साथ शुरू करेंगे। मिस्टर योडर क्या फरमा रहे हैं कि चयन वह प्रक्रिया है जिसमें नौकरी के प्रार्थियों को 2 भागों में बांट दिया जाता है। प्रार्थी मतलब जिन्होंने एप्लीकेशन दी है नौकरी के लिए। कौन से 2 हिस्सों में बांट दिया, वे जिन्हें नौकरी दी जानी है और वे जिन्हें नौकरी नहीं दी जानी है। यानी कि जो किस प्रकार के हमें कर्मचारी की आवश्यकता थी, क्या क्वालिफिकेशन उसमें होनी चाहिए, तो जो क्वालिफिकेशन रखते हैं वो आ जाएंगे, वे जिन्हें नौकरी दी जानी है। और जो क्वालिफिकेशन के नज़दीक नहीं आते या एक्सपीरियंस नहीं है उतना उनका, तो वे उस श्रेणी में आ जाएंगे, वे जिन्हें नौकरी नहीं दी जानी है। थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। चयन से अभिप्राय प्रार्थियों की जांच करने वाली उस प्रक्रिया से है जो यह सुनिश्चित करेगी कि सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति को ही नियुक्त किया गया है। थोड़ा और समझते हैं इसी को। मिस्टर योडर ने जो कहा उसी प्रकार कुंटज महाशय क्या कह रहे हैं, प्रबंधकीय चयन विभिन्न प्रार्थियों में से उस प्रार्थी का चयन करना है जो पद के लिए आवश्यक योग्यताओं के आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त हो। जैसे मिस्टर योडर ने 2 हिस्सों में बांटा, जिन्हें नौकरी दी जानी है, जिन्हें नौकरी नहीं दी जानी है, उसी प्रकार से कुंटज महाशय ने भी ये कहा कि उस प्रकार से हमें छटनी करनी है कि कौन जो कर्मचारी है वो योग्यताओं के आधार पर जो है वो सर्वाधिक जो है वो योग्य नजर आता है, उपयुक्त नजर आता है। तो कर्मचारियों की आवश्यकता निर्धारण करने और भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद अब चयन प्रक्रिया हमारी शुरू हो चुकी है। भर्ती के अंतर्गत भावी कर्मचारियों के विभिन्न स्रोतों की हमने खोज कर ली थी और उनको संस्था में आवेदन करने हेतु हमने प्रेरित कर लिया था पिछले चैप्टर में। भर्ती प्रक्रिया पूरा होने तक सभी इच्छुक लोगों के प्रवेश पत्र भी हमने ले लिए थे। इसके बाद चयन प्रक्रिया अब हमने शुरू कर दी है।
जिसमें आवेदकों की योग्यता का मिलान कार्य के लिए आवश्यक योग्यता से किया जाएगा, और वो आवेदनकर्ता जो मिलान में, कौन से मिलान में, आवेदकों की योग्यता और कार्य करने की उनकी क्षमता खरे उतरेंगे, उनका हम चयन कर लेंगे। भर्ती में अधिक से अधिक आवेदनों को संस्था की ओर आकर्षित किया जाता है और इसीलिए इसे सकारात्मक प्रक्रिया कहा गया। इसके विपरीत चयन प्रक्रिया, जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसको नकारात्मक प्रक्रिया किया जाता है, क्योंकि इसमें आवेदन पत्रों को छंटनी की जाती है, कम किया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं चयन प्रक्रिया के कौन कौन से चरण जो है वो आते हैं जब हमें चयन प्रक्रिया जो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है प्राथमिक जांच। अब इसमें हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम आता है सबसे पहले भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच की जाती है। आवेदन पत्रों की जांच के दौरान क्या देखा जाता है कि क्या प्रार्थी सभी वांछित योग्यताएं रखता है। वांछित का मतलब जो एक पोस्ट के लिए जरूरी है, चाहिए। इसके बाद यह देखा जाता है कि ये व्यक्ति संस्था को किन किन शर्तों पर उपलब्ध हो सकते हैं। प्रार्थी का वेतन, अवधि, पदोन्नति आदि अपनी शर्तें रख सकते हैं। जिन प्रार्थियों की शर्तें संस्था को स्वीकार नहीं होती उन्हें प्राथमिक साक्षात्कार में नहीं बुलाया जाता। आगे जो है हम पढ़ेंगे इसके बारे में, और उन्हें खेद पत्र भेज देते हैं हम। इसी प्रकार अयोग्य प्रार्थियों को प्राथमिक साक्षात्कार पर ना बुलाकर संस्था अपने व प्रार्थियों के धन और समय की हानि से भी रोक लेती है। इसके अतिरिक्त यहाँ प्राथमिक साक्षात्कार व रिक्त आवेदन पत्र भरने की कार्रवाई भी साथ के साथ कर लेते हैं। तो प्राथमिक जांच के अंदर जो है वो दो प्रकार के आ गए चीज। एक तो प्राथमिक साक्षात्कार आ जाएगा। साक्षात्कार क्या होता है, इंटरव्यू। इसका अभिप्राय होता है प्रार्थी और साक्षात्कारी के मध्य आमने सामने बातचीत के आधार पर परीक्षा लेना, ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रार्थी जॉब की आवश्यकता के अनुरूप है या नहीं। तो प्राथमिक साक्षात्कार का उद्देश्य यह देखना होता है कि क्या प्रार्थी शारीरिक व मानसिक रूप से उस पद के योग्य है या नहीं। साक्षात्कार के दौरान प्रार्थी से शिक्षा, अनुभव, रुचि, आयु इत्यादि के बारे में चर्चा की जाती है। जो प्राथमिक साक्षात्कार में सफल हो जाते हैं उन्हें रिक्त आवेदन पत्र भरने के लिए कह दिया जाता है। चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार का महत्व इतना बढ़िया, इतना ज्यादा है कि अगर हम चर्चा करें तो एक साक्षात्कारी सभी आवश्यक सूचनाएं एकत्रित कर सकता है, क्योंकि वह प्रार्थी के व्यवहार से साक्षात रूप से जो है वो प्रस्तुत होता है। फिर दूसरा, प्रार्थना पत्र में दी गई सूचनाओं के आधार पर प्रार्थी से यह भी पता लगाया जा सकता है कि वह इस विशेष जॉब में क्यों रुचि ले रहा है। ठीक है, एक तो ये हो गया प्राथमिक साक्षात्कार का फायदा। फिर दूसरा, रिक्त आवेदन पत्र भी हम इसी दौरान भरवा लेते हैं। रिक्त आवेदन पत्र संस्था में छुपे हुए फार्म होते हैं। ये फार्म अलग अलग पद के लिए अलग अलग होते हैं, क्योंकि प्रत्येक पद के लिए अलग अलग योग्यता वाले व्यक्तियों की हमें आवश्यकता होती है। इन फार्मों को तैयार करते समय दो बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। पहली, इनमें अधिकतम सूचनाएं प्राप्त हो सकें, लेकिन सूचनाएं ऐसी पूछी जानी चाहिए जिनका संक्षिप्त में उत्तर दिया जा सके। तथा दूसरा, प्रश्न ऐसे पूछे जाने चाहिए जिनका पद के साथ में सीधा सीधा संबंध हो। साधारणतः फार्म में किस प्रकार की सूचनाएं पूछी जाती हैं, मैं प्रारंभिक जांच वाले टॉपिक के ऊपर हूं अभी। योग्यता के बारे में पूछा जाता है, व्यक्तिगत सूचनाएं ले ली जाती हैं, जैसे कि नाम, पिता का नाम, आयु, वैवाहिक स्थिति इत्यादि। न्यूनतम स्वीकार्य वेतन भी उनसे लिखवा लिया जाता है कि कम से कम आप कितने वेतन में कार्य करने के इच्छुक हैं। फिर रेफरेंसेस ले लिए जाते हैं 2 या 3 व्यक्तियों को जो इनके बारे में जानते हैं, जिनसे इनके चारित्रिक प्रमाण पत्र अगर लेना हो तो मिल जाए। फिर कुछ और सूचनाएं जो हमारे काम से रिलेटेड हो सकती हैं, जिस पोस्ट पे हम रख रहे हैं उससे हो सकती हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है इसी चरण में, दूसरा चरण चयन परीक्षा, बहुत ही जरूरी है। चयन परीक्षाओं का चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा प्रार्थियों की योग्यता व निपुणता को मापा जा सकता है। इन परीक्षाओं को हम जो है वो 3 हिस्सों में बांटेंगे। आगे चल के मैं आपको डिटेल में बताता हूं। अभी हम चरण पूरे कर लेते हैं सबसे पहले। इसके बाद तीसरा आ जाता है हमारा रोजगार साक्षात्कार। अब रोजगार साक्षात्कार क्या होता है, प्रार्थी द्वारा उपरोक्त सभी परीक्षाएं उतरना, जो मैं अभी अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि किस किस प्रकार से हम परीक्षाएं ले सकते हैं। तो ये जो चयन परीक्षा है, ये देने के बाद में
उसे अंतिम साक्षात्कार के लिए बुला लिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रार्थी की मुख मुद्रा, बातचीत करने का तरीका, आचार विचार इत्यादि को देखकर उसकी रुचि, शीघ्र जवाब देने की क्षमता, मैच्योरिटी लेवल कितना है इत्यादि की जांच करते हैं। साक्षात्कार के दौरान प्राप्त होने वाली मुख्य सूचनाएं क्या हो सकती हैं? शारीरिक गुण हो गए, उसकी बॉडी लैंग्वेज, फॉर्म में भरी हुई जो भी उसने सूचनाएं भरी हैं कि उसमें कितनी वास्तविकता है, झूठ तो नहीं भर दिया, कार्य के प्रति वो कितनी रुचि रखता है, शीघ्र जवाब देने की क्विक डिसीजन मेकर है या नहीं है, सामान्य बुद्धि का है या नहीं है, या स्मरण शक्ति जो है वो किस प्रकार की वो रखता है। प्राय सभी चयन प्रक्रियाओं में दो प्रकार के साक्षात्कार होते हैं। एक प्राथमिक साक्षात्कार जो हमारा पहले पॉइंट के अंदर हमने कवर किया है, जिसमें प्रार्थी की शारीरिक और मानसिक जांच करके योग्य प्रार्थियों को आगे की कार्रवाई में सम्मिलित करने से रोका जाता है। यह चयन के प्रथम चरण में ही हो जाता है। रोजगार अथवा अंतिम साक्षात्कार दो चरणों का होता है। पहला, कर्मचारी प्रबंधक प्रार्थियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करता है और मूल्यांकन के आधार पर ठीक पाए जाने वाले प्रार्थियों को उनके विभागीय प्रबंधकों के पास साक्षात्कार के लिए भेज देता है। वो काम की जांच करेंगे कि काम की कितनी नॉलेज रखता है या काम को कितना समझता है। तो ये दो प्रकार के जो है वो रोजगार साक्षात्कार होते हैं। फिर अगला चरण आ जाता है संदर्भ एवं पृष्ठभूमि की जांच। यदि प्रार्थी को साक्षात्कार में उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाए तो उसके बारे में कुछ व्यक्तिगत सूचनाएं उन लोगों से एकत्रित की जाती हैं जिनके नाम फार्म में संदर्भ यानी कि रेफरेंस वाले कॉलम में दिए गए हैं। क्या सूचनाएं हम ले सकते हैं वहां से? प्रार्थी के चरित्र के बारे में, सामाजिक संबंधों के बारे में, या पृष्ठभूमि किस प्रकार की, इस प्रकार के हम उनसे जानकारियां ले सकते हैं। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए नियोक्ता प्रार्थी के मित्रों, भूतपूर्व या वर्तमान नियोक्ताओं से भी संपर्क इत्यादि कर सकता है। फिर चयन निर्णय। जो आवेदक चयन परीक्षा, रोजगार साक्षात्कार, संदर्भ जांच में उत्तीर्ण हो जाते हैं उनका चयन हम कर लेते हैं। अंतिम चयन निर्णय लेने से पूर्व संबंधित प्रबंधक की भी राय जरूर ले लेनी चाहिए। संबंधित प्रबंधक कौन हो गया? जिस विभाग में वो कर्मचारी कार्य करेगा जिसके लिए हमने उसको चयन किया है। फिर उसके बाद में शारीरिक परीक्षण। इस चरण में प्रार्थी का शारीरिक परीक्षण किया जाता है। शारीरिक परीक्षण किए जाने के क्या उद्देश्य हैं? एक तो ये हो जाएगा कि संबंधित कार्य के लिए आवश्यक शारीरिक क्षमता रखता भी है या नहीं रखता। दूसरा, व्यवसायिक संस्था को ऐसे रोगों से बचाकर रखना है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संपर्क से पहुंच सकते हैं, और कर्मचारी की चिकित्सा पर अधिक खर्च को रोकना जो है वो शारीरिक जांच के अंदर आ जाता है। फिर इसके अलावा एक चरण और आएगा, जॉब प्रस्ताव। शारीरिक प्रशिक्षण बाधा पार कर लेने के बाद चयनित व्यक्ति को जॉब का प्रस्ताव दे दिया जाता है। जॉब प्रस्ताव को हम अपॉइंटमेंट लेटर के नाम से जानते हैं। नियुक्ति पत्र में एक तिथि लिखी जाती है, उस तिथि तक उसे रिपोर्ट करना यानी कि जॉब ज्वाइन करना जरूरी होता है। अगर वो नहीं कर पाता तो उसकी जॉब पर निरस्ता मान ली जाती है। और हमारा आखिरी चरण आ जाता है रोजगार अनुबंध। चयनित व्यक्ति द्वारा जॉब प्रस्ताव स्वीकृत कर लेने पर वह संगठन का कर्मचारी बन जाता है। इस चरण पर कर्मचारी व नियोक्ता अनेक प्रपत्रों यानी डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर करते हैं। इनमें प्रमाणित फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म मुख्य प्रपत्र होता है। इसमें कर्मचारी के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है जिसे कर्मचारी स्वयं प्रमाणित करता है और भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग में ला सकता है। तो इस रोजगार अनुबंध में क्या क्या सूचनाएं हो सकती हैं? जॉब का नाम, उत्तरदायित्व, नियमित सेवा तिथि मतलब किस डेट को वो हो जो वो रेगुलर सर्विस ज्वाइन की उसने, पारिश्रमिक की दर, कितनी सैलरी मिलेगी, मतलब क्या क्या भत्ते अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे, काम के घंटे, कितना काम उसको करना है, छुट्टी के नियम, झगड़ा निवारण कार्यविधि, अनुशासनात्मक कार्यविधि और रोजगार समाप्ति की कार्यविधि। तो इन 8 चरणों से गुजरते हुए हम चयन प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं। ठीक है। अब जो वो सेकंड पॉइंट हमारा रह गया चयन परीक्षा, उसके बारे में अब मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं क्योंकि वहां से ही जो है वो छटनी होनी शुरू हो जाएगी। तो चयन परीक्षाओं के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारी आ जाती हैं दक्षता परीक्षाएं। तो दक्षता परीक्षाएं क्या होती हैं हमारी? दक्षता परीक्षाओं में प्रार्थी की किसी परीक्षा के समय उपलब्ध योग्यता एवं निपुणता की जांच की जाती है। यहाँ विशेषकर इस बात का ध्यान दिया जाता है कि
प्रार्थी द्वारा बताई गई योग्यताएं एवं निपुणताएं कहां तक सही हैं? तो दक्षता परीक्षा जो है वो दो प्रकार की होती हैं। एक विशिष्ट परीक्षा, क्या होती है विशिष्ट परीक्षा? इस परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? प्रार्थी की किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्टता की जांच करना होता है। यहां पर ट्रेड, जो इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट, तो ट्रेड का अभिप्राय व्यापार से ना होकर विशेष क्षेत्र से होगा। अगर हम उदाहरण लेकर इस चीज को समझना चाहें तो एक व्यावसायिक संस्था में कंप्यूटर ऑपरेटर के चयन के समय यह देखा जाएगा कि क्या प्रार्थी इस ट्रेड यानी कि कंप्यूटर क्षेत्र की विशिष्टता प्राप्त रखता है या नहीं रखता है। और इसी के अंदर अगर हम दूसरी परीक्षा की हम बात करें तो दूसरी होगी चतुराई परीक्षा। जिन कार्यों के लिए शारीरिक श्रम जरूरी होता है वहां प्रार्थी की योग्यता की जानकारी प्राप्त करने के लिए चतुराई परीक्षा की हम प्रयोग कर लेते हैं। इस परीक्षा से यह ज्ञात हो जाता है कि प्रार्थी अपने हाथ पैरों के अलावा शरीर को कार्य करते समय कितने कुशलता से गति में लाता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर की कंप्यूटर के बटनों यानी कि कीबोर्ड जो होती है उसके ऊपर उंगलियां चलाने की गति की जांच करना। व्यवहारिक जानकारी परीक्षा व चतुराई परीक्षा में अंतर होता है। व्यवहारिक जानकारी परीक्षा में यह देखा जाता है कि प्रार्थी को कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं आता, जबकि चतुराई परीक्षा में हम देखते हैं कंप्यूटर चलाने की गति कितनी है उसकी। एक तो उसको काम आता है, ये अलग बात है, वो काम को कितना स्पीड से कर सकता है ये चतुराई परीक्षा के अंदर आता है। तो इन परीक्षाओं के आधार पर प्रार्थी की वास्तविकता की जानकारी प्राप्त हो जाती है और इस प्रकार फार्म में झूठी सूचना देकर वो नियुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। फिर हम दूसरी एक और परीक्षा आएगी उसके बाद में, मनोवैज्ञानिक परीक्षा। कुछ चयन परीक्षाएं मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की होती हैं जिनके माध्यम से प्रार्थी के व्यवहार व कार्यकुशलता की जानकारी प्राप्त की जाती है। यद्यपि दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही क्षेत्र में एक जैसे विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके व्यक्तित्व, उनकी बुद्धि, रुचि, आचार विचार इत्यादि में अंतर पाया जाएगा। मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं की सहायता से हम इन अंतर को आसानी से समझ सकते हैं, जो विभिन्न व्यक्तियों के तुलनात्मक मूल्यांकन में सहायक होंगी। विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं का उद्देश्य प्रार्थियों की मानसिक योग्यता का परीक्षण, कार्य के प्रति रुचि, परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी आदि की जांच करना होता है। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं जो है वो कितने प्रकार की होंगी? जैसे कि रुचि परीक्षा, इसके अंदर हम प्रार्थी की कार्य के प्रति की रुचि को जांच कर लेंगे। दूसरा बुद्धिमत्ता परीक्षा, इसके पीछे क्या हो जाएगा कि कितना व्यक्ति बुद्धिमान है, कितनी शीघ्रता से और सरलता से आगे जब प्रशिक्षण होगा तो कितनी जल्दी सीख लेगा, कितनी उसकी कैचिंग पावर है, मेमोरी कितनी है, रीजनिंग पावर कितनी आदि बुद्धिमत्ता परीक्षा से हम जांच कर लेंगे। फिर प्रवृत्ति परीक्षा, एप्टीट्यूड की, इस परीक्षा में विद्यार्थी नहीं कहेंगे, प्रार्थी जिसने एप्लीकेशन दी है, छुपी हुई योग्यताओं का पता लगाने का हम प्रयास करते हैं ताकि यह निश्चित कर सकें कि उसे प्रशिक्षण के द्वारा सिखाया जा सकता है अथवा नहीं। तो इसके अंदर हम उसकी सीखने की योग्यता की हम जांच कर लेते हैं। फिर व्यक्तिगत परीक्षा आ जाती है, इसके अंदर पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तिगत लिखा हुआ व्यक्तित्व है। इस परीक्षा के द्वारा यह देखा जाता है कि एक व्यक्ति में अनेक व्यक्तियों के साथ मेल मिलाप करने की, किसी दूसरे के साथ किस प्रकार से वो व्यवहार करता है, इस प्रकार की हम जांच कर लेते हैं हम। फिर हमारे पास में तीसरे टाइप का टेस्ट आ जाता है, कुछ अन्य परीक्षाएं जो रह गई हैं, जैसे कि भाषा ज्ञान संबंधी परीक्षा, कि वो भाषा को कितनी आसानी से समझता है ताकि विचारों का आदान प्रदान किस प्रकार से वो कर पाएगा, वो लिखता किस प्रकार से है, वो बोलता किस प्रकार से है। फिर सामान्य ज्ञान परीक्षा आ जाएगी इसके अंदर। सामान्य ज्ञान परीक्षा से प्रार्थी की बुद्धि, स्मरण शक्ति, वो समय के अकॉर्डिंग अपने आप को कितना परिवर्तित करता है, इस प्रकार के जो है वो हम जांच कर लेते हैं। तो ये हमारे जो है वो ये स्टेप थे, चरण थे हमारे, जिन चरणों से हमने गुजरते हुए जो है वो चयन प्रक्रिया को हम पूरा जो है वो कर सकते हैं। कौन कौन से चयन थे एक बार रिमाइंड कर देता हूँ। प्राथमिक जांच हो गया, चयन परीक्षा जो हमने डिटेल में पढ़ ली, रोजगार साक्षात्कार, संदर्भ एवं पृष्ठभूमि की हम जांच कर लेते हैं, चयन निर्णय इत्यादि की हम जांच कर लेते हैं, शारीरिक प्रशिक्षण, जॉब प्रस्ताव, और हमारा आखिरी चरण था रोजगार का अनुपात। तो छोटा सा चैप्टर था बच्चों, ये भर्ती से जुड़ा हुआ था, चयन परीक्षा। चौथे चैप्टर की वीडियो जो है वो ऑलरेडी हमने बना ली है, उसकी मैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और भर्ती का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर
देख सकते हैं। तो देखा बच्चों, चयन नामक टॉपिक के ऊपर हमने जो चर्चा की, उम्मीद करता हूं आप सभी आसानी से इस टॉपिक को समझ गए होंगे। हमने 8 चरणों में जो है वो चयन प्रक्रिया को पूरा किया और चयन के टेस्ट के बारे में भी हमने जो है वो डिटेल में चर्चा की। आपके लिए आसान बनाने के लिए मैंने उदाहरणों का अधिक से अधिक प्रयोग किया है। अंत में जो है वो होमवर्क के रूप में कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं जो आपको जो है वो अपनी कॉपी पर जरूर लिखने हैं और साथ ही साथ याद कर लेने हैं। इससे अगला जो टॉपिक है उसकी वीडियो ऑलरेडी बनाई जा चुकी है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो इस टॉपिक के साथ हमारा जो है वो 6ठा चैप्टर पूरा हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी ने इस टॉपिक को ध्यान से देखा होगा और समझ लिया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या दिमाग में रह जाती है, कोई क्वेश्चन दिमाग में रह जाता है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं या फिर अपने अध्यापकों से उस टॉपिक के ऊपर या जो भी मन में क्वेरी आ रही है उसके ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।